नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी रहेंगे। सुबह 8 बजे के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे 30, 60 और 90 सेकंड की रिपोर्ट्स के साथ। देश विदेश की सभी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे और पहली बड़ी खबर जो है वो आपको बता दें, नीट धांधली मामले पर TV9 की खबर का हुआ है बड़ा असर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बिहार EOU से मांगी है रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई करेगी सरकार। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। एनटीए ने हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर आज जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ सुनवाई करेगी। आज कुल 14 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इसमें तन्मय शर्मा समेत 20 छात्रों की अर्जी पर सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सीबीआई जांच कराने के निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर कहा, @नरेंद्र मोदी जी, आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? नीट की परीक्षा रद्द कब होगी? मोदी जी, नीट परीक्षा में भी अपनी सरकार की धांधली व पेपर लीक को रोकने की जिम्मेदारी लीजिए। पटना में नीट परीक्षा के दौरान अनियमितता का मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि रिपोर्ट मिलने पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। जो भी व्यक्ति या संगठन नीट परीक्षा मामले में गड़बड़ी में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में नीट परीक्षा के दौरान हुई धांधली पर TV9 भारतवर्ष के खुलासे के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और बड़ी खबर है, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की गई। गड़बड़ी की शिकायत के बाद परीक्षा कैंसिल हुई। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। 18 जून को देश भर में हुई थी यूजीसी नेट परीक्षा। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 18 जून 2024 को हुई नेट की परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ है। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की ओर से दिए गए इनपुट के आधार पर परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन भी नीट की तरह ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। अब ये परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जा रहा है। सरकार परीक्षाओं की पवित्रता बरकरार रखने और छात्रों के हित की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी व्यक्ति या संस्था नेट परीक्षा में धांधली मामले में जिम्मेदार पाई जाएगी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर सियासत भी शुरू हो गई है। आपने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, बीजेपी सरकार में एक भी परीक्षा बिना धांधली के नहीं हो रही है। बीजेपी सरकार से देश के भविष्य को बड़ा नुकसान है। करोड़ों छात्र हर रोज निराशा के अंधकार में डूब रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने एनटीए पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक इस संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। और मोदी कैबिनेट की कल हुई बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। इसमें 4 इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हों और सरकार ने साथ ही वाराणसी में एयरपोर्ट के विस्तार का फैसला भी लिया। केंद्रीय कैबिनेट ने पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर के लिए बड़ा फैसला लिया। महाराष्ट्र में पालघर के वधावन पोर्ट पर सरकार 76,200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा 7,453 करोड़ रुपए की ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सरकार ने बड़ा रिफॉर्म किया है। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनेगी, जहां 9,000 छात्रों को हर साल ट्रेनिंग दी जाएगी। वाराणसी एयरपोर्ट की क्षमता का विस्तार करते हुए एक नया टर्मिनल बनाया जाएगा। इस पर 2,870 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और देखिए एक और बड़ी खबर, किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। 14 फसलों की MSP में इजाफा किया गया है। धान की MSP बढ़ाकर 2300 रुपए की गई है। रागी की MSP बढ़ाकर 4,290 रुपए की गई। उड़द की MSP बढ़ाकर 7,400 रुपए की गई। खरीफ की 14 फसलों पर MSP की बढ़ोतरी कर केंद्र सरकार ने ये संकेत दे दिए हैं कि उसकी प्राथमिकता में किसान है।
कैबिनेट के फैसले के बाद 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए एमएसपी में खर्च किए जाएंगे। सरकार ने जिन फसलों पर एमएसपी बढ़ाया है उसमें खास तौर से 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी है, जिसमें धान की एमएसपी 2300 रुपए, तुअर दाल की एमएसपी 7550 रुपए, उड़द दाल की एमएसपी 7400 रुपए, कपास की एमएसपी 7121 रुपए कर दी गई है। धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज़ डिक्लेयर किया गया है, विच इज़ 117 रुपीज़ इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज़ अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज़, 1310। यानी कहाँ 1310 था और कहाँ आज 2300। केंद्र सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का की एमएसपी में भी इजाफा कर दिया है। आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स है उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया है, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है। पीएम मोदी आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। 84 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। 1800 करोड़ के JKCIP परियोजना की सौगात देंगे। कल श्रीनगर से योग दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आश्रम श्रीनगर में एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग J&K कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जो युवाओं को सशक्त बनाने और जम्मू कश्मीर में बदलाव की प्रगति को प्रदर्शित करेगा। इस दौरान पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में विकास की 84 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 1500 करोड़ रुपए से अधिक है। इन विकास योजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जल आपूर्ति योजनाएं, हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी 1800 करोड़ रुपए की कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में सुधार के लिए परियोजना की भी शुरुआत करेंगे और 15 लाख लाभार्थियों को कवर करते हुए 3 लाख घरों तक पहुंचेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी सरकारी नौकरी पाने वाले 2000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पीएम मोदी कल यानी 21 जून को सुबह श्रीनगर में प्रसिद्ध डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी यहां एक सभा को संबोधित करेंगे और CYP योग सत्र में हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर है। जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हो गई। जहरीली शराब के सेवन से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले का यह पूरा मामला है। तस्वीरें तमिलनाडु के कल्लाकुरिची की हैं, जहां अवैध शराब पीने से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में 49 वर्षीय अवैध शराब विक्रेता के कन्नुकुटी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से जब्त की गई करीब 200 लीटर अवैध शराब की जांच में सामने आया है कि उसमें घातक मेथनॉल मौजूद था। वहीं कल्लाकुरिची के डीएम ने अस्पताल जाकर इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मौतों पर दुख जताया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि कल्लाकुरिची में मिलावटी शराब पीने वाले लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूँ। इस मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अगर जनता ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के बारे में जानकारी देती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और वहीं यूपी में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह के वाहन से हूटर हटवाने के दौरान बहसबाजी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कांग्रेस नेता पुलिस पर ही सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है। पुलिस ने भटवालिया चौराहे पर हूटर का प्रयोग करते हुए जा रही एक स्कॉर्पियो को रोका। इसके बाद उसके हूटर को उतरवाने लगे, जिसके बाद वाहन में बैठे लोगों ने विरोध जताया और कांग्रेसी नेता अखिलेश प्रताप सिंह को सूचना दी। दूसरे वाहन से आगे जा रहे कांग्रेस नेता वापस मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहले कारण जानने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने सरकार के निर्देश का अनुपालन करने की बात कही। इसके बाद वाहन से हूटर को हटवा दिया गया। हालांकि इस दौरान अखिलेश प्रताप सिंह ने पुलिस से ही आरसी दिखाने की मांग की।
लोकसभा चुनाव में मिली जीत और हार पर तमाम पार्टियां मंथन कर रही हैं। कांग्रेस ने भी उन राज्यों के लिए टीम को तैयार किया है जहां पर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, उसकी वजह जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस उसके पुराने गढ़ मध्य प्रदेश पर है। पार्टी में जिन 6 समिति का गठन किया है, उसमें मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी पृथ्वीराज चौहान, सप्तगिरी उल्का और जिग्नेश मेवानी को दी गई है। छत्तीसगढ़ की समिति में वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी हैं। ओडिशा में हार का कारण अजय मकन और तारिक अनवर तलाशेंगे। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में खराब प्रदर्शन की वजह PL पुनिया और रजनी पाटिल बताएंगे। इन तीनों प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश के नतीजे हैरान करने वाले थे, क्योंकि यहाँ उसका सूपड़ा साफ हो गया। ओडिशा में भी पार्टी को बड़ा झटका मिला, जहां 21 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई। छत्तीसगढ़ में भी उसे 11 में से महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। हालांकि इस चुनाव में 99 सीट पर जीत हासिल कर पार्टी का हौसला बुलंद है। 13 सीट जीतकर कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई है। रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले में गिरफ्तार मददगार से अहम जानकारियां मिली है। पुलिस के मुताबिक हकमुद्दीन ने महज 6,000 रुपए के लालच में आतंकियों की मदद की। हुकमुद्दीन से पूछताछ में खुलासा हुआ कि हुकमुद्दीन ने न सिर्फ आतंकियों को पनाह दी, बल्कि घटनास्थल तक पहुंचाने में उनके लिए गाइड का भी काम किया। TV9 भारतवर्ष ने हुकमुद्दीन से कई सवाल पूछे, लेकिन वो खामोश रहा। हुकमुद्दीन, तुम्हें शर्म नहीं आई कि इस तरीके से किया? तुमने आतंकियों को खाना दिया, तुमने आतंकियों को रुकाया, चंद पैसे के लिए तुमने ये सब किया? बोलो हुकमुद्दीन, जवाब दो। तो ये पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 3 पाकिस्तानी आतंकी 9 लोगों की हत्या में शामिल थे। और वही घाटी को दहलाने की दहशतगर्दों की साजिश को सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से नाकाम किया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। IED बनाने में माहिर उस्मान और उसका साथी उमर सोपोर के राफियाबाद में हुए जॉइंट ऑपरेशन में मारे गए। ये दोनों पाकिस्तान से भेजे गए थे। सोपोर के हादीपुरा गांव में आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद इलाके को घेरा गया और तलाशी अभियान शुरू किया गया। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद उन्हें ढेर कर दिया गया। खास बात यह है कि 26 अप्रैल को सोपोर मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी भी पाकिस्तानी थे, जिनकी पहचान सानन जफर और अब्दुल वहाब के तौर पर हुई थी। इस ऑपरेशन में हम लोगों ने जो है 2 टेररिस्ट जो है वो मार गिराए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF की टुकड़ियां जो वहाँ पे तैनात थी उन्होंने। इसमें अभी जो वहाँ से शवाहिद महसूल हुए हैं उसकी फर्दर तस्दीक की जा रही है और अभी तक की जो ताज़ा स्थिति है उसमें ऐसा तस्दीक हो रही है कि LET से वाबस्ता ये जो है टेररिस्ट हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी जख्मी हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि वो उस शख्स तक पहुंच गई है जिसकी उंगली आइसक्रीम में पाई गई थी। वो युवक आइसक्रीम फैक्ट्री में कर्मचारी है और आइसक्रीम भरते वक्त उसकी उंगली कट गई थी। मुंबई के मलाड में ऑनलाइन मंगाई गई आइसक्रीम में मिली इंसानी उंगली किसकी थी? मुंबई पुलिस ने उस फैक्ट्री कर्मचारी की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक 24 वर्षीय ओमकार पोटे की उंगली 11 मई को इंदिरापुर के फॉर्च्यून डेयरी फैक्ट्री में आइसक्रीम भरते वक्त कट गई थी। अब पुलिस ने कर्मचारी के DNA नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं, जिसके बाद पता चलेगा कि उंगली का कटा हुआ हिस्सा उसका था या नहीं। मुंबई के एक MBBS डॉक्टर ने 12 जून को ज़ेप्टो ऐप के जरिए ऑनलाइन आइसक्रीम कौन मंगाई थी। नाखून भी था और फिंगरप्रिंट का वो जो सेक्शन है वो भी था उसमें, और एक बोन अंदर का जो पोर्शन रहता है वो बोन का भी पीस बाहर आया था। इससे पहले पुलिस ने यम्मी आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था और फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। किस एंगल से आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में इस पूरे इंसिडेंट की इंक्वायरी कर रहे हैं? क्या कोई साजिश हो सकती है या फिर कोई एक्सीडेंटल मामला हो सकता है? अभी देखिए, जो ये आइसक्रीम कहाँ से बनी, क्या हुई, वो अगर फैक्ट्री अगर मिलने के बाद वहाँ कोई ऐसा हादसा हुआ है क्या, एक्सीडेंटल वगैरह, वो भी हम लोग सब हमारी टीम फॉर्म की है, वो सब तहकीकात करेंगी।
फॉर्च्यून डेयरी के मालिक मनोज तुपे ने भी भरोसा दिया है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं गर्मी की। दरअसल आपको बता दें कि देश भर के ज्यादातर राज्यों में हालात बेहद खराब है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत की भी अगर बात की जाए तो यहां पर लोग गर्मी और लू से परेशान हैं। हीट वेव से लोग बेहाल हैं। गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तपती गर्मी हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या ऊपर चढ़ते पारे के साथ बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और जम्मू के कुछ हिस्सों में हीट वेव को लेकर गंभीर हालात बने हुए हैं। इन प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। देश में गर्मी की वजह से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से इस बात की समीक्षा करी और एक बार फिर से ऐसे निर्देश जारी किए जिससे कोई भी रोगी जो इस गर्मी की चपेट में आए और अस्पताल पहुंचे, उसका बिना किसी विलंब के साथ इलाज किया जाए। प्रचंड गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी कर रखा है। दिन के समय में हीट वेव और तापमान में बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। तपती गर्मी के साथ भीषण लू भी चल रही है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी मानना है कि आज से मौसम में बदलाव दिख सकता है और गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। इस दौरान तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। इस वजह से हीट वेव के भी कम होने की संभावना है। भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर में लोग दम तोड़ने लगे हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि कोरोना के बाद पहली बार निगमबोध घाट पर शवों की कतारें लगने लगी। निगमबोध घाट के मैनेजर अवधेश शर्मा ने TV9 भारतवर्ष से बताया कि यूं तो घाट पर रोजाना 40 से 50 शव आते थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में शवों की संख्या अचानक बढ़ गई। कल रिकॉर्ड 95 शवों का दाह संस्कार हुआ, जिसमें बुजुर्गों के शवों की संख्या अधिक थी। गीता कॉलोनी में जब गए तो वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इतने शव जल रहे थे कि जो बीच की बाउंड्री होती है, जो मतलब बीच की जो पटरी होती है, उस पर भी शव जल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जगह नहीं है। आलम यह कि घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी के गोदाम करीब करीब खाली हो चुके हैं। ऐसा कोरोना महामारी के दौर के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। और देखिए, उत्तर भारत में हीट वेव का यह असर है कि बीते 24 घंटे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 44 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हो गई। बागपत में तो व्यापारियों ने बाकायदा हीट वेव की वजह से लॉकडाउन तक की मांग कर डाली है। जून जला रहा है, गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। हालत यह है कि गर्मी के पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। यूपी के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। सिर्फ यूपी में ही गर्मी से 44 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अस्पतालों में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं। हीट वेव के प्रकोप से लोगों के अंदर डर का माहौल बैठ गया है। लोग दिन में अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। गवर्नमेंट को अगर हीट वेव से पब्लिक को बचाना है तो 10 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू या लॉकडाउन लगा दें। व्यापारियों ने डीएम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि लोग भीषण गर्मी के कारण घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सुबह 10 से 11 बजे तक ही लोग बाजारों से सामान खरीद लेते हैं। साथ ही इस बढ़ती गर्मी से रोजाना नई नई बीमारियां भी बढ़ रही हैं और लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। इसलिए प्रशासन व्यापारियों के हितों में उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए और लॉकडाउन या डे कर्फ्यू लगाए। इससे व्यापारी भी हीट वेव के बढ़ते प्रकोप से बच सकेंगे। दिल्ली में एक तरफ जहां लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं पानी के मुद्दे पर सियासत भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में गर्मी के सितम के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों के लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। इस बीच पानी के मुद्दे पर राजनीति भी जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने राजधानी में जारी जल संकट को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मामले में दखल देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो वो 21 जून से अनिश्चितकालीन उपवास करेंगी। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला किया है।
ग्राउंड वाटर लेवल की चिंता क्या अरविंद केजरीवाल आपने की है? नहीं। दिल्ली की जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो कभी आपको माफ नहीं कर पाएगी।